गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एकल संकरीय मत पद्धति। कल हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, जनता इसको नहीं चुनती है। राष्ट्रपति को कौन कौन लोग चुनते हैं ये भी हमने 2 पॉइंटों में बताया था कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही वोट देते हैं और राज्य की विधानसभाओं तथा 17वें संविधान संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का एकल संकरीय मत पद्धति। संसद एवं राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव के एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा, जिसे एकल संकरीय मत पद्धति के रूप में बताया गया है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए एक सूत्र अपनाया गया है, जिसके अनुसार उसको न्यूनतम कोटा मिलना चाहिए, वो राष्ट्रपति बन सकता है। न्यूनतम कोटे के लिए देखिए, दिए गए वैध मतों की संख्या और उसमें निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या का भाग देते हैं और फिर भाग 1000 का दिया जाता है। कहीं कहीं पर इसको +1 भी किया जाता है। अब देखिए पदच्युति की पद्धति कि ये इम्पीचमेंट जो दिया गया है, महाअभियोग कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। हमने पीछे भी पढ़ा है शक्तियों के रूप में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। उस पर अभियोग लगाने का अधिकार केवल भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। दोनों सदनों में से, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से कोई भी इसका प्रस्ताव संचालित कर सकती है। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेज दिया जाता है। दूसरे सदन इन अभियोग की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की स्थिति में राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। यानी कि इसकी शुरुआत के लिए किसी भी सदन से 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर सदन में प्रस्ताव आता है कि हम राष्ट्रपति को पद से हटा रहे हैं, तो 14 दिन अभियोग के रूप में सदन में उस पर विचार किया जाता है 14 दिन बाद में। और साथ में ये कहते हैं कि अभियोग प्रस्ताव हो जाता है तो सदन की कुल संख्या का 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। 2/3 बहुमत होता है तो एक सदन से 2/3 और दूसरे सदन में जाता है तो 2/3 बहुमत से भी पारित होना चाहिए। तो 2/3 बहुमत यानी 2/3 दोनों सदनों में ही 2/3 बहुमत से पारित होता है और उसकी स्वीकृति मान ली जाती है दोनों सदनों में कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा, तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। अब देखिए राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों के बारे में चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति क्या क्या काम करता है। अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां। कि सामान्य समय में क्या क्या शक्तियां दी गई है और जब देश पर संकट आ जाता है तो क्या शक्तियां हैं। सामान्यकालीन शक्तियां जो दिए गए हैं पावर, वो है कि हमारे सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई है संविधान में, उसका अध्ययन हम निम्नलिखित 5 शीर्षकों के अंतर्गत विचार विमर्श करेंगे। पहला दिया गया है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। कि प्रशासन के रूप में अनुच्छेद 53 में स्पष्ट किया गया है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति के हाथों में होगी और उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसी के द्वारा माने जाएंगे। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति, कुछ ऐसे अधिकारी जो ऐसे हमारे
राज्यपाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति भारत के संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा विदेशों के राजदूत है, ये सारे राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। दूसरा शक्ति दी गई है शासन संचालन संबंधी शक्ति। इस शासन संचालन के लिए आपको पता है संसद कानून बनाती है और संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर ये कानूनों का निर्माण करती है, किंतु अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं। इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। तो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन को संबोधित राष्ट्रपति ही करता है। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति कि विदेशों के रूप में क्या शक्ति है, विदेशों में जितने भी राजदूत हैं वो सारे राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों एवं कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। दूतावास जहां विदेशों में हमारे दूत भेजे जाते हैं और वहां की सूचनाओं को भी भारत में देते हैं और भारत की सूचनाओं को विदेशी में भेजते हैं। तो जितने भी दूत हैं संदेशा भेजने वाले वो सारे विदेशों में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और विदेशों के राजदूत व राजनयिक प्रतिनिधि के प्रमाण पत्रों को स्वीकृति करता है कि अगर दूसरे देश अगर भारत में यहाँ को राजदूत भेजना चाहते हैं तो उनकी स्वीकृति राष्ट्रपति देता है। विदेशों से संधियां करना, समझौते राष्ट्रपति के नाम में किए जाते हैं। अब सैनिक क्षेत्र के रूप में शक्ति सबको पता है, तीनों सेनाओं का कमांडर है हमारे देश का राष्ट्रपति। तो तीनों सेनाओं का लीडर राष्ट्रपति को बताया गया है। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 प्रकार की सेनाएं जल, थल और वायु, उनका लीडर बताया है। किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति स्वीकृति लेता है संसद से। संसद की स्वीकृति के बिना वह तीनों सेनाओं का प्रयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार जहां तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का लीडर और सेनापति कहा गया है। अब इसी तरह से कुछ दिया गया है विधायी शक्तियां, कानून बनाए जाते हैं, कानूनों पर हस्ताक्षर, यानी संसद कानून बनाती है तो हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होना जरूरी है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है। इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियां प्राप्त है कि अगर पूछा जाए जैसे लोकतंत्र के 3 अंग हैं, तो लोकतंत्र के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसद के 3 अंग कौन से हैं तो हम बताएंगे उच्च सदन, निम्न सदन और राष्ट्रपति, या हम कह सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो तीसरा अंग है संसद का राष्ट्रपति, जो कानूनों पर हस्ताक्षर करता है। विधायी क्षेत्र का प्रशासन, तो देखिए राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त है। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है, यानी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा भी करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब तक 9 बार लोकसभा समय पूर्ण भंग किया गया है। कहते हैं कि जब लोकसभा के पास बहुमत नहीं होता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही जो है लोकसभा को भंग कर देता है। जिसे लोकसभा की कुल सीटें हैं वर्तमान में 545, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं केवल 2 ही होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। तो वो कौन से होते हैं जो संसद में लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं? वो है भारतीय आंग्ल समुदाय के, आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, केवल 2। बाकी जो बचे
543 वो जनता द्वारा चुन करके आते हैं। तो यहाँ अब तक अगर 272 प्लस सीट नहीं रहती है राष्ट्र प्रधानमंत्री के पास, तो प्रधानमंत्री की सरकार गिर जाती है, जिसको हम कहते हैं लोकसभा का भंग होना। नेक्स्ट जो दिया गया है वो प्रमुख दिया है कि हमारे यहाँ 9 बार हो चुकी है और संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है कि देश को कैसे चलाना है, देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, इन बातों से चर्चा की जाती है। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, हमें पता है कि राष्ट्रपति की पावर मिला है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। हमें याद रहना चाहिए कि लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में किन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो लोकसभा में 2 सदस्य भारतीय आंग्ल समुदाय के और राज्यसभा में विज्ञान, कला, साहित्य में और खेल में निपुण व्यक्तियों को ही राष्ट्रपति संसद में सदस्य नियुक्त करता है। तो कुल 14 सदस्य हो गए, जो इसमें विस्तार से दिया गया है। फिर है विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, कि संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक कि संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो जाता है विधेयक यानी कानून, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है तभी वह कानून बनता है। किंतु राष्ट्रपति किसी भी कानून को, साधारण कानून को एक बार लौटा भी सकता है, किंतु दोबारा वही बना बनाया कानून आता है तो राष्ट्रपति को मजबूर होकर के हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। वह साधारण विधेयकों को सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। केवल साधारण विधेयक यानी हम कह सकते हैं अवित्तीय विधेयक यानी कि धन विधेयक को नहीं लौटा सकता। केवल अवित्तीय विधेयक यानी साधारण कानूनों को एक बार लौटाने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी। कहते हैं कि अगर वो जैसे साधारण कानून एक बार बनकर के राष्ट्रपति के पास आया और पुनः वापस संसद में गया, संसद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया और फिर पुनः वापस राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को फिर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। इस प्रकार इसमें दिया गया है। फिर है अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश जो दिया गया है कि जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है कि अगर संसद में कोई सभी सांसदों के द्वारा सत्र नहीं चल रहा है, मीटिंग नहीं हो रही है, तो राष्ट्रपति उनको आदेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इस अध्यादेश को समाप्त किया जा सकता है। वित्तीय शक्तियां, कि धन के बारे में क्या क्या शक्तियां दी गई है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष जब भी वित्त बजट पारित होता है तो संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। फिर है न्यायिक शक्तियां, कि न्याय के रूप में क्या दिया गया है। कहते हैं कि किसी की सजा जो केंद्र सूची के विषय हैं उन पर अगर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह किसी की भी सजा को कम कर सकता है या उसकी सजा को माफ भी कर सकता है। तो देखिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है कि न्यायपालिका ही संपूर्ण न्याय करती है और न्यायपालिका के जज के द्वारा अगर किसी को सजा सुनाई गई है तो उसकी सजा को कम करने का अधिकार या उसकी सजा को माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालयों द्वारा निर्मित न्यायालयों की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति समाधान की प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने
या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है। वह दंड को समाप्त भी कर सकता है तो दिए गए दंड को कम भी कर सकता है। अब दूसरी प्रकार की शक्तियां आ गई राष्ट्रपति की संकटकालीन अधिकार। तो सामान्यकालीन शक्तियां पूरी हुई। सामान्यकालीन शक्तियां भी महत्वपूर्ण है, कई बार बड़े 7 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है। तो ये 7 अंक का बड़ा निंदात्मक प्रश्न आता है, इसलिए इसके नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। अब संकट काल की उद्घोषणा, प्रभाव एवं व्यवहार में उपयोग। जब जब भी देश पर संकट पड़ता है तो उस समय क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। कहते हैं कि देश में संकट पड़ता है तो उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं हमारे देश के संविधान में, तो वो प्रावधान है कि हमारे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 उनको विस्तार से लेख बताया गया है और राष्ट्रपति की पावर दिए गए हैं। तो देखिए, पहला है संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधान की स्थिति निम्न प्रकार से की गई है, जिसमें पहला दिया गया है युद्ध। अब देखिए, युद्ध बाहरी आक्रमण, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अनुच्छेद 352 में दी गई शक्ति, जिसको युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति की स्थिति में संबंधित संकटकालीन व्यवस्था कि हमारे देश में बाहर से आक्रमण हो जाए या हमारे देश में आंतरिक अशांति हो जाए, लोग आपस में या किसी प्रकार से उपद्रव करने लगे, तो उस समय देखिए मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में विशेष व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना ही यह घोषणा 2 माह तक लागू रहती है और संसद की स्वीकृति हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहता रख सकता था। 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में एक नई व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार का आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इस प्रकार की आशंका होने के लिए घोषित किया जा सकता है। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। तो इसमें नया संशोधन कर दिया गया है। 44वें संविधान के अनुसार अब मंत्रिपरिषद, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, वो लिखित में राष्ट्रपति को आदेश देगी, तभी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तृतीय घोषणा कहते हैं कि 1 माह के अंदर संसद के विभिन्न बहुमत, पृथक संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत की उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। चतुर्थ बात की गई है कि लोकसभा में उपस्थिति एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समय से की जा सकती है। तो ये बताया गया है कि राष्ट्रपति सीधे अपने पावर नहीं ले सकता। राष्ट्रपति को ये पावर तभी मिलते हैं जब मंत्रिपरिषद उसे स्वीकृति देती है और तभी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर संसद के द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति को बढ़ाना है तो संसद ही मंजूरी देगी, तभी जो है राष्ट्रपति का ये जो आपातकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट दिया गया है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न उद्घोषणा की विधि। तो ये दिया गया अनुच्छेद 356। तो हमने पहले पढ़ लिया 352, अब पढ़ेंगे 356 और फिर दिया गया 360। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।